प्रभात खबर का संपादक है प्रभात। दिन है गुरुवार, तारीख है 13 अप्रैल 2023। विषय है अनुचित है पश्चिमी देशों की टीका टिप्पणी। यह आलेख लिखे हैं अनिल त्रिगुनायत, जो एक पूर्व राजदूत हैं। भारत समेत अनेक देशों के आंतरिक मामलों के बारे में अनावश्यक टिप्पणी करने की पश्चिमी की आदत बहुत पुरानी है। यह स्वागत योग्य है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आदत के लिए पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लिया है। यह रवैया पश्चिम के मिशन का हिस्सा है। मानवाधिकार और लोकतंत्र के बहाने अन्य देशों पर दबाव बनाना उनकी विदेश नीति की एक रणनीति है। वे हस्तक्षेपकारी रवैये की तरह इनका इस्तेमाल करते हैं, जबकि असलियत यह है कि उनके अपने देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले बड़ी संख्या में होती रहते हैं। वहाँ लोकतंत्र का क्या स्तर है, यह दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आदि जैसे कई अनेक सिविल सोसाइटी संगठन हैं जिनका उपयोग इस रणनीति के लिए किया जाता है। ऐसे ज़्यादातर संगठन पश्चिम के ही हैं। उनके रिपोर्ट में कई बार पश्चिमी देशों के बारे में भी लिखा होता है, पर न तो उन्हें पढ़ा जाता है और न ही उन पर चर्चा होती है। दूसरी अहम बात यह है कि इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने वाले दूसरे देशों की आंतरिक स्थिति, सामाजिक तानावाना, बदलाव आदि के बारे में ठीक से जानते समझते नहीं हैं। तो जब रिपोर्टों को लेकर मीडिया में सनसनीखेज बातें कही जाती हैं तो उन्हें एकत्र कर पश्चिम देश मानवाधिकार और लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं। मुख्य बात यह है कि पश्चिम देश अपने को दूसरे देशों में से सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। यह सच है कि अमेरिका और यूरोप के देशों के संबंध जिन देशों से सबसे मजबूत है, वहाँ अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। यह भी विडंबना है कि कई रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो मानवाधिकार और लोकतंत्र के पैमाने पर भारत से ऊपर पाकिस्तान को रख देते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति या समूह ऐसे हरकत नहीं कर सकता, लेकिन उनका इरादा एक राजनीतिक संदेश देना होता है। अब सवाल यह उठता है कि अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है। भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जिसकी नीतियाँ स्वतंत्र हैं, जिसकी विदेश नीति स्वतंत्र है, जो दुनिया के बारे में सोचता है, जिसकी बड़े वैश्विक मुद्दों जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था आदि पर पैठ बढ़ी है तथा जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक उसके तीसरे स्थान पर आने की आशा है। फिलहाल भारत G20 समूह के साथ शंघाई सहयोग संगठन का भी अध्यक्ष है। कुछ समय पहले ग्लोबल साउथ की शिखर बैठक हुई जिसमें 120 देशों की भागीदारी रही थी। इन उपलब्धियों से पश्चिम को यह संकेत मिल चुका है कि भारत उनके द्वारा इंगित राह पर नहीं चल सकता है, तो वे दबाव बनाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। यह तब हो रहा है जब उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि भारत सभी देशों के साथ मित्रता और सहकार के संबंध का आकांक्षी है। अनेक पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक के अलावा रणनीतिक भागीदारी भी भारत की ही है। रूस यूक्रेन युद्ध का हो या कोरोना महामारी हो, भारत ने बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है। जब पश्चिमी देश टीकों की जमाखोरी कर रहे थे, भारत ने कई देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की। हाल में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद वहां तुरंत सहायता भेजी गई। भारत ने अपना जो अलग स्थान बनाया है उसे पश्चिम स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कुछ दिन पहले हुए G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध के मामले के चलते
साझा बयान पारित नहीं हो सका। वह एक भू राजनीतिक प्रकरण है जिसमें पश्चिमी देश भारत को भी उलझाना चाहते हैं। जो मसले दुनिया के हित में हैं उन पर उनका ध्यान नहीं है, पर इस पर उनका ध्यान जरूर है कि दूसरे देशों को कैसे नियंत्रित किया जाए। पश्चिम पश्चिम को मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग उतनी ही है जितना पाकिस्तान में अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट आदि आतंकी गिरोहों में आप भारत के गिने चुने लोग पाएंगे। उन समूहों को देश में कोई समर्थन नहीं मिल सका। मुस्लिम एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोग हमारे देश के शीर्षस्थ पदों पर रह रहे हैं तथा राष्ट्रीय जीवन में उनकी बड़ी भागीदारी है। इन बातों को हमें दुनिया के सामने पहले से रखना चाहिए तथा कोई देश और उनके नागरिक इन तथ्यों को नहीं जानते हैं। हमारे देश के भीतर अगर समस्याएं पैदा होती हैं, घटनाएं होती हैं, उन्हें तुरंत सुलझाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। यह भी समझा जाना चाहिए कि पश्चिम के देशों में भी सामाजिक और सामुदायिक तनाव रहते हैं। साथ ही हमें पश्चिम के नकारात्मक नैरेटिव बनाने की कोशिशों का प्रभावी प्रतिकार करना चाहिए, जैसा कि विदेश मंत्री और वित्त मंत्री ने किया है। आमतौर पर किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। दो देशों के बीच अच्छे कूटनीतिक संबंध का यह एक आधार होता है, लेकिन पश्चिमी देश इस आचरण का पालन नहीं करते हैं। वे दबाव के औजार के रूप में एवं अन्य देशों के मामलों पर टीका टिप्पणी करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम या कोई देश अपनी सीमा में मानवाधिकार का उल्लंघन करे। मानवाधिकार के मामले में भारत का ऐतिहासिक रूप से शानदार रिकॉर्ड रहा है। बाहर से आकर यहाँ कई समुदाय बसते रहे और राष्ट्रीय जीवन का हिस्सा बनते गए। विविधता के मामलों में कोई भी देश भारत के समक्ष नहीं है। यूरोप और अरब में ईसाईयत और इस्लाम के प्रसार से पहले ये धर्म भारत पहुंच चुके थे। यहूदी और पारसी यहाँ जमाने से रह रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव और सत्ता हस्तांतरण के मामले में भारत का रिकॉर्ड भी उल्लेखनीय रहा है। चुनाव परिणाम आते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहता है। हमें तो पश्चिमी देशों से पूछना चाहिए कि उनके साथ हमारे राजनीतिक संबंध है, मित्रता है, फिर भी उन्होंने खालिस्तानी तत्वों को न केवल जगह दी है बल्कि हमारे दूतावासों और मंदिरों पर हमले भी हुए। प्रवासी भारतीय समुदायों में विभाजन की कोशिशें हुई। इन गतिविधियों पर पश्चिमी देश क्यों नहीं रोक लगाते? पश्चिमी देशों में हमारे कूटनीतिक मिशनों को भारत के बारे में सही जानकारी मुहैया कराना चाहिए तथा सरकार को भी यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि वह दबाव में नहीं आ सकती है। अगला आलेख है स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि। स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि। धरती का बढ़ता तापमान आज मानव सभ्यता की सबसे गंभीर चुनौती है। इससे जलवायु का हिसाब बदला जा रहा है तथा प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन घटाने के वैश्विक प्रयास हो रहे हैं। इनमें पवन और सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना प्रमुख है। पिछले साल वैश्विक स्तर पर हुए कुल ऊर्जा उत्पादन में पवन और सौर ऊर्जा का हिस्सा 12% पहुंच गया, जो अब तक का सर्वाधिक अनुपात है। जलवायु एवं ऊर्जा क्षेत्र के अध्ययन में सक्रिय एवं स्वतंत्र संस्था एम्बर की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है, जो 78 देशों के आंकड़ों पर आधारित है। इन देशों में दुनिया की 93% ऊर्जा की मांग होती है। अगर स्वच्छ ऊर्जा के सभी स्रोतों तथा परमाणु ऊर्जा उत्पादन को
जोड़ लें तो कुल ऊर्जा उत्पादन में गैर जीवाश्म स्रोतों से अर्जित ऊर्जा का अनुपात 39% तक हो जाता है। निश्चित रूप से यह संतोषजनक उपलब्धि है, किंतु ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी 2022 में अपने चरम पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर चोट पहुंची थी। अब हर स्तर पर ऊर्जा की मांग और आपूर्ति बढ़ी है। इस कारण जीवाश्म आधारित ऊर्जा उत्पादन और खपत में तेजी आई है, लेकिन हरित ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी से उसमें कमी की उम्मीद है। इस अध्ययन में बताया गया है कि इस वर्ष जीवाश्म आधारित ऊर्जा उत्पादन में 0.3% की कमी आएगी। यह गिरावट आने वाले समय में उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। माना जा रहा है कि वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में पवन और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 2030 तक 41% हो जाएगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र वह पहला क्षेत्र होना चाहिए जहां 2040 तक उत्सर्जन को शून्य के स्तर तक लाया जाए। भारत के भी इस वर्ष फरवरी तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसमें सौर ऊर्जा क्षमता 64.38, जलवायु परियोजना से प्राप्त ऊर्जा 51.79, पवन ऊर्जा का भाग 42.02 और जैव ऊर्जा क्षमता 10.77 गीगावाट है। फरवरी तक देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 412.21 गीगावाट रही है। इसमें 168.96 गीगावाट हरित ऊर्जा का योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिशा में भारत की उपलब्धियां इसलिए भी उल्लेखनीय है कि हमें अपनी विकास आकांक्षा के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और इसके लिए हम जीवाश्म स्रोतों से अधिक स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं। अगला आलेख है प्रसिद्धि व धन के पीछे भागती युवा पीढ़ी। प्रसिद्धि व धन के पीछे भागती युवा पीढ़ी। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर रितु सारस्वत, जो एक समाजशास्त्री हैं। हाल ही में दिल्ली मेट्रो में अत्यंत छोटे वस्त्र पहने एक लड़की का वीडियो वायरल होती ही सोशल मीडिया से लेकर मीडिया जगत के सभी मोर्चों पर बहस छिड़ गई है। जैसा कि हमेशा से होता आया है, कट्टर नारीवाद समर्थक इसे महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला ठहरा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जिसे तथाकथित रूप से रूढ़िवादी समझा जाता है। वह सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के कपड़ों को पहनने के पक्ष में नहीं है। नारीवाद, यौन मुक्ति, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तमाम अवधारणाएं आपस में कुछ इस तरह उलझी हुई हैं कि इनको अलग थलग करके देखना और समझना बहुत मुश्किल काम है। दिल्ली मेट्रो की लड़की की वेशभूषा अश्लील है। यदि अश्लील है तो क्या उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है? आईपीसी की धारा 292 और आईटी एक्ट 67 में उन सामग्रियों को अश्लील बताया गया है जो कामुक हैं अथवा कामुकता उत्पन्न करती हैं, या फिर जिन्हें देखने, पढ़ने और सुनने से कामुकता उत्पन्न होती है। बावजूद इसके कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि कामुक और कामुकता किसे माना जाए। कानून के दायरे में अश्लीलता का यह प्रश्न स्वयं में ही उलझा हुआ सा प्रतीत होता है, परंतु क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस संबंध में गंभीर रूप से चर्चा हो? क्या यह मुद्दा सिर्फ इसी एक लड़की से संबंधित है, या फिर समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो छोटे एवं भड़काऊ कपड़ों को महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखता है? अपने शरीर पर स्वायत्तता
नित्यता का दावा करने वाला यह वर्ग किसी भी प्रकार के वस्त्र प्रतिबंध को स्त्री सशक्तिकरण के विरुद्ध समझता है। अब यह प्रश्न उठता है कि छोटे या अंग प्रदर्शित करने वाले परिधानों का क्या वाकई सशक्तिकरण और लैंगिक समानता से लेना देना है, या सिर्फ एक फितूर मात्र है। देह प्रदर्शन से लैंगिक समानता पाना एक खोखला प्रयास है। वास्तविकता तो यह है कि वे लोग जो सत्तात्मक व्यवस्था को लैंगिक समानता में बाधा मानते हैं, वे इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए वह सब करने को तत्पर दिखाई देते हैं जिससे उनका सत्तात्मक व्यवस्था में के प्रति विद्रोह और क्षोभ प्रदर्शित हो। यही कारण है कि चुस्त और अंग प्रदर्शन करने वाले वस्त्रों को सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जाता है, परंतु बात मात्र इतनी सी नहीं है। एक जटिल सामाजिक और विकासवादी समाज में एक स्त्री जब देह प्रदर्शन का चयन करती है तो उसे हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। वह तो वास्तव में एक चतुर खिलाड़ी की भूमिका निभा रही होती है। वह अर्थशास्त्र के इस नियम को भली भांति जानती है कि प्रसिद्धि अपने साथ धन भी लाती है। प्रसिद्धि पाने का सबसे सहज रास्ता कुछ ऐसा करना है जो समाज और संस्कृति मूल्यों के खाके में सही न बैठता हो। क्या दिल्ली मेट्रो में छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की इस तथ्य से परिचित नहीं थी कि उसके परिधान न केवल सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे, अपितु चंद दिनों में ही वह देश भर में चर्चा का विषय बन जाएगी। यकीनन वह इस तथ्य से भली भांति परिचित थी। सहजता से उपलब्ध यह प्रसिद्धि भविष्य में अनेक लड़कियां को इस तरह के देह प्रदर्शन के लिए उकसाएगी। मेलबर्न या न्यू साउथ वेल्स के विश्वविद्यालयों में शोधकर्ताओं ने असमानता, स्टेटस की आकांक्षा तथा महिलाओं के यौनकरण यानी सेक्सुअलाइजेशन के मध्य संबंधों पर शोध किया, जिसमें 38 देशों के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन एक काल्पनिक समाज में भाग लिया। जब उसने अपने सोशल स्टेटस के चुनाव के लिए कहा गया तो महिला प्रतिभागियों ने देह प्रदर्शित करने वाली पोशाक का चयन किया। उनका मानना था कि इससे उनका सोशल स्टेटस बेहतर होगा। जनरल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित शोध के अनुसार असमानता सोशल स्टेटस के सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है। इस प्रतिस्पर्धा में सही या गलत का विश्लेषण सामाजिक मानकों के अनुरूप न होकर आर्थिक सामाजिक स्तर पर बेहतरी के आधार पर किया जाता है। प्रसिद्ध लेखक व मनोविज्ञानी मिच प्रिसिंटन के विश्लेषण के अनुसार लोकप्रियता को समझना और उसका जुनूनी हद तक पीछा करना समाज के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। विश्लेषक सामाजिक स्वीकृति के विरुद्ध असामान्य नियमों या प्रवृत्तियों को स्थापित करने की चेष्टा तथा लोकप्रिय होने के लिए रणनीति बनाकर प्रयास करने की मानसिकता अंतोगत्वा तनाव और मानसिक अवसाद की ओर ले जाती है। लोकप्रियता के लिए नित्य नए प्रपंचों को अपनाना युवा पीढ़ी के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है और इस मानसिकता से लड़ना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में स्वयं को स्थापित करने का इससे सहज और सरल रास्ता कोई और नहीं है। परंतु लोकप्रियता के पीछे भागती युवा पीढ़ी इस वास्तविकता से परिचित नहीं है कि छद्म प्रसिद्धि अल्प आयु लेकर जन्म लेती है और अपने पीछे छोड़ जाती है सामाजिक विलगाव और कुंठाएं। अगला आलेख है सोशल मीडिया रील्स का बोलबाला। यह आलेख लिखे हैं मुकुल श्रीवास्तव, जो एक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। सोशल मीडिया साइट ने सामान्य लोगों के जीवन को एक
इवेंट में तब्दील कर उसे भी सेलिब्रिटी होने का एहसास कराया है। जहां आम जन को अपने दैनिक जीवन के घटनाक्रम को लोगों के साथ साझा कर अपने खास होने का एहसास हुआ। पर फिर भी कुछ कमी थी। हम सेलिब्रिटी जैसा महसूस तो कर रहे थे पर सेलिब्रिटी नहीं थे। इस कमी को पूरा किया रील्स ने। शॉर्ट वीडियो ऐप की जिस कहानी की शुरुआत टिकटॉक से हुई थी वह लंबा रास्ता तय कर चुकी है। एम एम एक्स शॉर्ट वीडियो, मौज, जोश, चिंगारी, मित्रों जैसे ऐप अब दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। पर इन सब के बीच वे उपभोक्ता जो समाचार और राजनीति के इतर कारणों से ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर थे और एक विकल्प की तलाश में थे, रील ने बखूबी उन्हें वह विकल्प भी उपलब्ध कराया है। आज हर कोई रील बना रहे हैं। वर्ष 2016 में रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद सस्ते डेटा के युद्ध ने शॉर्ट वीडियो व रील को भारत में पांव पसारने का बेहतरीन मौका दिया। रेडसीर कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजिंग राइटिंग द डिजिटल वेब के अनुसार वीडियो के ये लघु संस्करण फेसबुक और गूगल के बाद दूसरा ऐसा सबसे बड़ा सेगमेंट है जहां लोग सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं। डिजिटल विज्ञानों की तुलना में वीडियो के लघु संस्करण तेज़ी से अपने जगह बना रहे हैं। वर्ष 2019 से 2022 के बीच यह सेगमेंट 44% की रफ्तार से बढ़ा। इसका कारण टीयर 2 शहरों में इंटरनेट का फैलाव है, जिसने एक नई मार्केट पैदा की है जहां ब्रांड उपभोक्ता तक सीधे पहुंच बना रहे हैं। पर कुछ प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर अभी खोजे जाने हैं। पहला मुद्दा निजात का है। टीयर 2 शहरों से आने वाले रील्स वीडियो ज़्यादातर लोगों के निजी परिवेश को ही दिखा रहे हैं। दूसरा मुद्दा अश्लीलता का है। अपने रील प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए लोग शॉर्ट पॉर्न और अश्लील चुटकुलों का सहारा ले रहे हैं। इंटरनेट के फैलाव ने निहायत निजी चीज़ों को सार्वजनिक कर दिया है। जब निजी चीज़ें हमारे चारों ओर बिखरी हो तो असामान्य परिस्थिति में घटी घटनाओं को भी हम सार्वजनिक जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। इससे एक पर पीड़क समाज का जन्म होता है। शायद यही कारण है कि अब कोई दुर्घटना होने पर लोग मदद करने की बजाय वीडियो बनाने में लग जाते हैं। अंत में सबसे बड़ा मुद्दा रील देखने में समय की बर्बादी का है। इंटरनेट की दुनिया में बिखरे रील में फूहड़ चुटकुले, दूसरों को तंग करने वाले मजाक का अधिक बोलबाला है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे इन रील के प्रदर्शक समझदार होते जाएंगे, इन पर आने वाला कंटेंट भी बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अगला आलेख है स्वास्थ्य बजट में कटौती से बचे सरकार। स्वास्थ्य बजट में कटौती से बचे सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार स्वास्थ्य बजट में 42% तक की कटौती की योजना बना रही है। यदि यह योजना अंतिम रूप ले लेती है तो मंत्रालय के कई कार्यक्रमों में बाधा पहुंचेगी। बजट में भारी कटौती पहले से ही बीमा स्वास्थ्य क्षेत्र पर अंतिम प्रहार होगा, जिसे अन्य रोगों के साथ हर वर्ष डेंगू, हैजा और दस्त जैसे स्थानीय आपात
स्थितियों का सामना करना पड़ता है। बीते वर्ष डेंगू संकट से निपटने में सरकार विफल रही थी। उस अनुभव से न सीखने के कारण इस वर्ष उस संकट के दोहराने की संभावना है। ऐसे में बजट आवंटन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए यह जानना जरूरी है कि संक्रमण दर बढ़ने के साथ कोरोना फिर से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में नेपाल में 100 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं और एक संक्रमित की मृत्यु भी हो गई है। पर वास्तविकता में संक्रमितों की संख्या कहीं अधिक है, क्योंकि अनेक रोगी बिना जांच कराए ही सांस संबंधी जटिलताओं के कारण घरों में बंद हैं। इसके चलते डॉक्टरों को संदेह है कि यह वायरस समुदायों में तेजी से फैल रहा है। ऐसी नाजुक स्थिति में सरकार को स्वास्थ्य बजट में कटौती के बजाय उसे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। आखिर लोगों के स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। भला बीते वर्ष आरंभ में कोविड मामलों में तेज बढ़त के बाद लंबे समय तक संक्रमण में सुस्ती रहने से बड़े पैमाने पर कोविड केंद्र बंद कर दिए गए, टीकाकरण के लिए रखे गए कर्मचारी हटा दिए गए और स्वास्थ्य क्षेत्र के हितधारकों के बीच एक लापरवाही आ गई। प्रस्तावित बजट कटौती न केवल इस ढिलाई को बढ़ाएगी बल्कि संक्रमण बढ़ाने पर काम करने के इच्छुक लोगों को एहसास भी बना देगी। अगला आलेख है कोर्ट पर बढ़ता मुकदमों का बोझ। अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ की वजह से आम आदमी को न्याय मिलने में देरी होती है। आज देश के विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ मामले लंबित हैं। न्यायपालिका को अपने सीमित संसाधन में तकनीकी का सहारा लेकर और तेजी लाने का प्रयास करना चाहिए। संविधान पीठ में 2 दशक पुराने मामले लंबित रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय को अपनी कार्य अवधि बढ़ानी चाहिए एवं छुट्टी में कटौती पर मुकदमों के निष्पादन में तेजी लाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायपालिका में सुधार के लिए आमजनों को भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगला विषय है कमज़ोर बच्चों को प्रोत्साहित करें। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद कई जगहों से आत्महत्या की खबरें मिली हैं। बेहतर अंक नहीं आने व फेल होने से निराश छात्र गलत कदम उठाते हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक परीक्षा में फेल होने का मतलब यह नहीं है कि जीवन खत्म हो गया है। जीवन में कई तरह की बाधाएं आती हैं, उनसे लड़ने की क्षमता बच्चों में बढ़ानी होगी। माता पिता के साथ शिक्षकों को भी कमज़ोर बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मनोबल टूटने नहीं दें। यदि रिजल्ट खराब आए भी तो डांट फटकार नहीं करें। अगला विषय है सफलता के कारण। जो भी व्यवहारिक है, जो कुछ भी आप करते हैं और प्राप्त करते हैं उसका परिणाम तंत्र है। मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है और उन समस्याओं को समाधान तंत्र के माध्यम से प्राप्त होता है। तंत्र में इन प्रश्नों को पार्वती के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पार्वती के प्रश्नों में एक था लोग विभिन्न कार्यों में संलग्न होते हैं, लेकिन कभी कभी वे बिल्कुल सफल नहीं होते या केवल आंशिक सफलता प्राप्त करते हैं। फिर कभी कभी वे 100% सफल भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों और सफलता के रहस्य क्या है? व्यवहारिक जीवन के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्वती ने पूछा, सफलता के प्राथमिक कारण क्या है? उत्तर में सदाशिव ने कहा, किसी भी मिशन में सफलता के लिए 7 आवश्यकताएं होती हैं। पहली आवश्यकता दृढ़ संकल्प की है कि मुझे
सफल होना चाहिए। दूसरी है श्रद्धा। तीसरी है गुरु। तीसरी है गुरु पूजा या अपने आध्यात्मिक गुरु का निरंतर स्मरण। चौथी मन की समानता। पांचवी इंद्रियों पर नियंत्रण। छठी संतुलित आहार। सातवीं अन्य कोई आवश्यकता नहीं। व्यक्ति जिस कार्य में मन लगाता है उसमें सफलता होने के लिए उसे दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। मुझे अपने मिशन में सफल होना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प आवश्यक है। नैतिकता के अच्छे जानकार मेरी आलोचना करें या प्रशंसा, जैसा वे चाहते हैं। लक्ष्मी या तो मेरे घर में निवास करने के लिए पर्याप्त अनुग्रह करें, यदि वे पसंद करती हैं तो कहीं और चली जाएं। मौत आज या दशकों बाद मेरे पास आए, इससे मुझे थोड़ा फर्क पड़ता है। ज्ञानी लोग जिस मार्ग को अपना आदर्श मान लेते हैं वे उस विचारधारा के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे पास समय नहीं है, मैं एक क्षण के लिए भी किसी की गाली नहीं सुनूंगा। यदि वे मेरी प्रशंसा करते हैं तो मेरे पास उसे भी सुनने का समय नहीं है। मेरे पास करने के लिए काम है, मेरे पास पहुंचने का लक्ष्य है। इसी के साथ संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।